नमस्कार साथियों। आज हम लोग अपनी हिंदी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए करते हैं। हमने लास्ट की क्लास में किया था वर्ण का टॉपिक। वर्ण मैंने आपको बताया था कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड ना हो सके उसको वर्ण कहा जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक स्वर और नंबर दो व्यंजन। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, स्वर और व्यंजन इन दोनों को ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण वह ध्वनि होती है जो हमारे कंठ से निकलती है। या तो हमारे कंठ से ध्वनि स्वर के रूप में निकलेगी या हमारे कंठ से ध्वनि वर्ण यानी कि व्यंजन के रूप में निकलती है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वर्ण 13 होते हैं और व्यंजन वर्तमान में 40 हैं। तो कुल मिला के 13 और 40 53। वर्तमान में वर्णों की संख्या है 53। उसके अंदर हमने स्वर किए थे। स्वर कैसे होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर क्या क्या होते हैं, स्वरों को कैसे बोला जाता है, क्या क्या स्वरों के उच्चारण स्थान होते हैं, ये चीजें हमने देखी थी। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन यानी कि वह ध्वनि जो हमारे कंठ से किसी रुकावट के साथ बाहर आती है। जैसे मैंने बात की थी स्वर की, तो ए आ ई उ री ए ऐ ओ, ये वो ध्वनि है जो मेरे मुख से, मेरे कंठ से बिना किसी आवाज, बिना किसी रुकावट के बाहर आती है ये ध्वनि। तो हम इसको व्यंजन यानी कि स्वर कहते हैं। और व्यंजन हमारे कंठ की वह ध्वनि जो किसी रुकावट के साथ बाहर आती है। व्यंजन अब हमारे होते हैं क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, ट, प, फ, ये सारे के सारे व्यंजन होते हैं। इनको जब उच्चारण करके देखते हैं तो आप उच्चारण करके देखिए, आपको महसूस होगा कि हमारे मुख से कोई रुकावट हो रही है, रुकावट के साथ बाहर कोई ध्वनि आती है। तो इसी को हम लोग व्यंजन कहते हैं। यानी कि स्वर मेरे कंठ की वो ध्वनि जो किसी बिना रुकावट के बाहर आती है, और व्यंजन जो किसी रुकावट के साथ बाहर आती है। तो व्यंजन व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब होता है छूना, टच होना। स्पर्श व्यंजन वे वर्ण जो मुख के किसी भाग से हमारी कंठ ध्वनि जैसे तालु, जीभ, दंत, ओष्ठ, ओष्ठ यानी कि होठ। ठीक है। वह ध्वनि जो हमारे मुख के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, जीभ, होठ, दंत आदि से टकराकर हमारी मुख वायु बाहर आती है, तो उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आदि को छूकर, आदि के साथ स्पर्श करके हमारी कंठ वायु बाहर आती है, उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इन्हें
वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनका नाम प्रथम वर्ण के आधार पर रखा गया है। रखा गया है। सपर्श व्यंजन, सपर्श व्यंजन यानी कि वो व्यंजन जो वर्ण हमारे मुख की जो वायु मुख के किसी भाग से स्पर्श होके बाहर आती है, टकराकर बाहर आती है, इन्हें हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हीं स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन, इनका नाम प्रथम वर्ण के आधार पर रखा गया है। वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं? जैसे कैसे व्यंजन शुरू होते हैं? क ख ग घ ड़, तो इसको हम बोलते हैं क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये हमारे होते हैं वर्गीय व्यंजन या सपर्शी व्यंजन। जैसा कि मैंने बताया कि ये वो व्यंजन हैं जो हमारी श्वास वायु, हमारे कंठ की ध्वनि मुख के किसी भाग, जीभ, दंत, तालु, होठ आदि से स्पर्श करके बाहर आती है। तो ऐसे व्यंजनों को, ऐसे वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। इन्हीं को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। इनका नाम प्रथम वर्ण के आधार पर रखा गया है। जैसे क वर्ग, तो जैसे भी बोले क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ढ़। ठीक है साथियों? त वर्ग, त, थ, थ, ध, न। प वर्ग, प, प, ब, भ, म। ये है हमारे वर्गीय व्यंजन या सपर्शी व्यंजन। अब मैंने पहला बताया क वर्ग, तो क वर्ग जो हमारा है, इसका उच्चारण क, कैसे क, कैसे कंठ, क वर्ग का उच्चारण कंठ के द्वारा होता है। सेकंड च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। इसका उच्चारण तालु के स्पर्श द्वारा होता है। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़। इसका उच्चारण मूर्धा के स्पर्श द्वारा होता है। मूर्धा। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। इसका उच्चारण दंत के स्पर्श द्वारा होता है। और लास्ट का हमारा है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। तो इसका होता है ओष्ठ के स्पर्श द्वारा, ओष्ठ। पढ़ने के साथ साथ हम इसको उच्चारण करके भी देखेंगे इनका। जैसे मैंने बताया कि वर्गीय व्यंजन यानी कि ये पांच पांच समूह के अंदर बटे होते हैं। इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 और इसमें भी 5 हैं। ये सारे के सारे सपर्शी व्यंजन हैं। इन्हीं को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इन्हीं का नाम है क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। तो इनका जो नाम है वो इनके प्रथम वर्ण के आधार पर रखा गया है, क वर्ग। ये सारे के सारे वर्ण हमारे कंठ द्वारा निकलते हैं, तो इनको हम क वर्ग बोलते हैं। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ये, इन सभी का उच्चारण तालु के द्वारा होता है। आप बोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा। कई साथियों को ये
नहीं पता होगा कि तालु हमारा मुख का कौन सा भाग होता है। तो बोल के देखें, च छ ज झ य। हमारी जीभ जहां पर स्पर्श कर रही है उस स्थान को हम तालु बोलेंगे, च छ ज झ य। दांत से ऊपर का हमारा मुख का जो भाग होता है उसको हम तालु बोलते हैं। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। ठीक है, ये हमारा मूर्धा के स्पर्श द्वारा बोला जाता है। जो हमने तालु का स्पर्श किया था हमारी जीभ ने, उस तालु से ऊपरी भाग को हम मूर्धा बोलते हैं। आपको पता चल जाएगा, जब उच्चारण करोगे तो पता चल जाएगा कि हमारा जीभ हमारी कौन से मुख के किस भाग से टकरा रही है। त वर्ग त थ द ध न। तो इनका उच्चारण हम करते हैं तो हमारी जीभ दांतों से टकराती है, त थ द ध न। इनको हम बोलते हैं त वर्ग, इनका उच्चारण होता है दंतों के द्वारा। प वर्ग प फ ब ब। इनका उच्चारण हम लोग जब करते तो हमारे दोनों होठ आपस में मिल जाते हैं, तो इनका उच्चारण हम ओष्ठ के द्वारा करते हैं, होठों के द्वारा करते हैं। ठीक है, अगला व्यंजन हमारा है साथियों अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, य र ल व, ये सभी हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनका उच्चारण जीभ, दंत, तालु, ओष्ठ आदि के परस्पर स्पर्श होने से किया जाता है, परंतु कहीं भी इनका पूर्ण स्पर्श नहीं होता। जैसे हमने स्पर्श व्यंजन किया था तो उसमें हमारी जीभ, हमारी श्वास वायु मुख के किसी भाग के साथ स्पर्श करती है। बोल के देखा था हमने तय, तो हमारी जीभ दांतों से पूरी तरह से स्पर्श करती है। हमने बोल के देखा था ट, तो मूर्धा के साथ हमारी जीभ पूरी तरह से स्पर्श करती है। हमने बोल के देखा च, तो तालु के साथ हमारी जीभ स्पर्श करती है। प फ ब भ, हमारे होठ इसमें आपस में पूरी तरह से स्पर्श करते हैं। अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन है, इनका उच्चारण जीभ, दांत, तालु, ओठ आदि के परस्पर मिलने से, परस्पर स्पर्श करने से होता है, परंतु इन सभी का पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता। जब इनका हम उच्चारण करेंगे तो थोड़ा सा हमें आपस में एक बार ये स्पर्श होने का महसूस होगा, लेकिन पूर्ण स्पर्श इनका कहीं भी नहीं होता। इसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। य र ल व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 हो गया अंतस्थ व्यंजन। नंबर 3 हमारा है साथियों उष्म व्यंजन। उष्म का आपको पता होगा, उष्म का मतलब होता है गर्म। उष्म यानी कि उष्मा यानी कि गर्मी, उष्म व्यंजन। तो अब हम ये सोचेंगे कि गर्मी का यानी कि उष्म का व्यंजन उसका क्या लेना देना है, लेना देना है। उष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, श और स तथा है, इन सबको हम उष्म व्यंजन कहते हैं। श, स, है, इनका उच्चारण, इनका उच्चारण घर्षण द्वारा उत्पन्न गर्म या उष्म वायु द्वारा होता है। ठीक है, अभी पता चला जैसे हम इनका उच्चारण करते हैं स है, तो इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे मुख के अंदर हमारी जीभ के द्वारा
एक प्रकार का घर्षण उत्पन्न होता है, वो घर्षण होता है तो उससे थोड़ी गर्माहट महसूस होती है, उस गर्माहट से थोड़ी गर्म वायु निकलती है, गर्म यानी कि उष्ण वायु उत्पन्न होती है, उसी गर्म उष्ण वायु द्वारा इन व्यंजनों का उच्चारण होता है, इन्हें हम कहते हैं उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और सपर्शी व्यंजन। ठीक है, व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं साथियों। नंबर एक सपर्श व्यंजन, जिनका उच्चारण हमारे मुख के किसी भाग से हमारी जीभ का स्पर्श होने के द्वारा होता है, उन्हें सपर्शी व्यंजन कहते हैं। सपर्शी व्यंजन, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजनों का नाम उनके पहले वर्ण के आधार पर पड़ा है, ये किस किस के उच्चारण से बोले जाते हैं हमने किया। और दूसरा अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण जीभ, दंत, तालु, ओठ आदि के परस्पर सटने द्वारा होता है, कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। यह र ल व अंतस्थ व्यंजन है। और नंबर तीन उष्म व्यंजन, हमारे मुख से घर्षण द्वारा जो वायु उत्पन्न होती है उसके द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उनको हम बोलते हैं उष्म व्यंजन। श है। ठीक है, तो साथियों ये हो गए हमारे स्वर और हमारे हो गए व्यंजन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, उसका नाम है शब्द। शब्द, मैं परिभाषा अगर आपको कहूं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों से बनी इकाई शब्द कहलाती है। दो या दो से अधिक वर्णों से बनी इकाई शब्द कहलाती है। हमने पहले वर्ण पढ़ा है, वर्ण के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी, स्वर और व्यंजन। अब वर्ण तो होता है एक सिंगल, एक ही होता है, जैसे भाई मैंने कह दिया कि मैं, ये क्या है, ये हमारा व्यंजन है और हमारा वर्ण है। तो कहता कि दो या दो से अधिक वर्णों से बनी इकाई शब्द कहलाती है। अब या तो मैं कह दूं कि मैं, और एक इसके अंदर मैं जोड़ दूं मैं न, तो दो वर्ण हमारे मिल चुके हैं, मैं और न। अब ये शब्द बन गया। अब इस इकाई को हम बोलेंगे शब्द। मन, एक इसका अर्थ निकला है, एक सार्थक इकाई बनी है। तो दो या दो से अधिक वर्णों से बनी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। ठीक है, मन। इसके आगे मैं एक शब्द और जोड़ता हूं, का, मन का। तो ये शब्द हमारा बन चुका है। तो कहता कि दो, या तो आपके शब्द में दो शब्द होंगे या दो से अधिक होंगे। दो से अधिक तीन, चार, पांच, दो से अधिक कितने भी वर्ण हो सकते हैं, उनको मिलाने से या दो वर्णों को मिलाने से जो भी नया इकाई बनती है उसी को हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है साथियों, मैं न का, अभी हमारा बन गया मन का। तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से जो इकाई बनती है, सार्थक इकाई, शब्द कहलाती है। हम बात करेंगे शब्दों के प्रकार के बारे में। प्रकार, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर एक सार्थक शब्द, और नंबर दो निरर्थक शब्द। शब्दों के प्रकार हम लोग करेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार से शब्दों को विभाजित किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। तो अर्थ के आधार पर मैं बात करूं, अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक सार्थक शब्द, सार्थक, स का मतलब है बोलते हैं हम लोग। सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ है। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ है उनको हम बोलते हैं सार्थक शब्द। जैसे मैंने लिखा मन का, अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले मन का,
तो ये मन का कैसा है? मन का यानी कि मणिया, जो माला का मोती होता है, माला के अंदर मोती होता है, उसको मन का बोलते हैं। तो मन का कैसा शब्द है? मन का जी एक सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द है। ठीक है, अब मैं इसको उल्टा पुल्टा करके मैं कह दूं कि कानम, मैंने का इसी का उल्टा पुल्टा तोड़ मरोड़ के मैंने लिख दिया कानम, तो कानम का कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। जिनका कोई अर्थ नहीं होता उनको निरर्थक शब्द कहा जाता है, जिनका कोई अर्थ होता है उनको सार्थक शब्द कहा जाता है। बात को समझे? देखो, शब्द क्या होता है? शब्द दो या दो से अधिक वर्णों से बना हुआ शब्द कहलाता है, जिसमें दो वर्ण हो या दो से अधिक वर्ण हो। अब इसमें दो या दो से अधिक वर्ण तो है, का, न, में, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। शब्द तो बन गया हमारा, लेकिन कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों को हम कहेंगे निरर्थक। और जिनका कोई अर्थ बनता है, दो या दो से अधिक वर्णों से जो शब्द बनते हैं, जिनका कोई अर्थ होता है, उसको सार्थक शब्द कहते हैं, सार्थक शब्द। ठीक है, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे फूल, सबको पता है फूल, इसका कोई अर्थ है? फूल। पेड़, आम, दूध, पानी। तो ये दो या दो से अधिक वर्ण हैं जिनको हमने मिलाया है, तो इसके अंदर कोई ना कोई हमारा अर्थ निकला है। फूल मतलब फूल होता है, पेड़ मतलब पेड़, आम मतलब एक फल, दूध मतलब दूध, और पानी मतलब पानी। ये ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ है। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकले उनको हम निरर्थक शब्द कहेंगे। क्योंकि शब्द हमारे वो भी हैं, वो कैसे शब्द हैं? वो निरर्थक है। जैसे इसमें लिखे, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकलता हो, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकलता हो उनको कहा जाता है निरर्थक शब्द। जैसे मैंने कहा था फूल, तो मैं इसको उल्टा पुल्टा करके लिखूं लफू, पेड़, ढपे, आम, मआ, दूध, दूध, पानी के। ऐसे शब्द मैंने दो तीन वर्ण इसके अंदर जोड़ के बना दिए हैं। तो आप लोग देखोगे कि सर ऐसा तो कोई शब्द है ही नहीं इनके अंदर जिनका कोई अर्थ निकलता हो, कि जी लफू का कोई अर्थ नहीं होता, मा, दूध, पानी की, इनका कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ तो नहीं होता, बात ठीक है, लेकिन शब्द तो है। दो या दो से अधिक वर्णों को मैंने मिला के इनके ऊपर ऐसे लकीर खींच दी है, तो शब्द तो बना है, शब्द बना है। लेकिन शब्द कैसा है? शब्द निरर्थक है। ये शब्द कैसे हैं? फूल, पेड़, आम, दूध, पानी, ये शब्द तो है लेकिन शब्द सार्थक है, इनका कोई अर्थ निकलता है। तो जिन शब्दों का अर्थ निकलता हो वे सार्थक शब्द, जिनका कोई अर्थ नहीं होता उनको हम रोंग शब्द भी कह देते हैं, या उनको हम निरर्थक शब्द बोलेंगे। ठीक है, शब्द अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं साथियों, इसी कड़ी के साथ आगे देखें। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। वो पहले हम लोगों ने किए हैं वो अर्थ के आधार पर थे, अब जो हम करते हैं रचना के आधार पर हैं। ये तीन प्रकार के रचना यानी कि लिखने के आधार पर शब्दों की जो रचना होती है उसके आधार पर तीन प्रकार के। नंबर एक है यौगिक शब्द।
यौगिक शब्द। नंबर 2 रूढ़ शब्द। और नंबर 3 यौगिक और रूढ़ दोनों है इसके अंदर, योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखें, यौगिक शब्द। जिन शब्दों के खंड सार्थक हो, जिन शब्दों के खंड सार्थक हो उनको हम कहते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं एक शब्द जलधारा। जलधारा मैंने शब्द लिखा है सिरदर्द, मैंने शब्द लिख दिया गंगा जल। अब हम इनको तोड़कर देखेंगे तो जिन शब्दों को सार्थक मतलब जिन शब्दों के खंड सार्थक हो उनको हम बोलते हैं यौगिक शब्द। खंड, तो इसके खंड करके देखें, जल धारा, एक खंड इसका हो गया जल, एक खंड हो गया इसका धारा। जल धारा, तो इसके 2 खंड बने हैं, तो इसका जल जो शब्द है उसका भी एक अर्थ है, धारा है वो भी एक सार्थक है। सिर दर्द, इसको अलग करके देखो, सिर दर्द, सिर का भी एक अर्थ है, दर्द का भी एक अर्थ है। गंगा जल, तो गंगा शब्द भी एक सार्थक शब्द है, जल शब्द भी एक सार्थक शब्द है। तो जिन शब्दों के खंड सार्थक हो उनको यौगिक शब्द कहा जाता है। इसी के विपरीत है हमारा अगला ऑप्शन, रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के खंड निरर्थक हो, जिन शब्दों के खंड निरर्थक हो उनको कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे घोड़ा, बैल, सिर, पेड़, ये वो शब्द हैं जिनको अगर हम खंडित करेंगे, जिनको अलग अलग करेंगे तो इनके खंड निरर्थक होंगे। मैंने कहा था जलधारा, तो जलधारा को अलग अलग करके देखो तो इसके खंड आपको सार्थक मिलेंगे। मैंने जल को अलग कर दिया, मैंने धारा को अलग कर दिया, तो इनके खंड कैसे हैं? सार्थक हैं। जिनके खंड सार्थक मिलेंगे उसको हम लोग यौगिक शब्द कहेंगे, और जिनके खंड निरर्थक मिलेंगे, अब इसके खंड करके देखो तो एक शब्द इसका खंड हो गया घो, एक इसका हो गया अड़ा, घोड़ा, तो ये अड़ा का कोई अर्थ नहीं है, घो का कोई अर्थ नहीं है। तो जिनके खंड निरर्थक होंगे उनको यौगिक शब्द कहेंगे, सॉरी रूढ़ शब्द कहेंगे, और जिनके खंड सार्थक होंगे उनको यौगिक शब्द कहेंगे। अगला देखिए योग रूढ़ शब्द। जो शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर जो शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ बताते हैं वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष शब्द का अर्थ बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? योगरूढ़ शब्द। ठीक है, ये रचना के आधार पर यौगिक शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं, रूढ़ शब्द जिनके खंड निरर्थक होते हैं, और योगरूढ़ शब्द जिन शब्दों का अपना तो अर्थ कुछ और है, अगर खंड करते हैं तो उन खंडों का अर्थ कुछ और है, लेकिन वो शब्द किसी दूसरे अर्थ की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ बताते हैं उनको हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द है जी पंकज,
पंकज, पंकज। तो इसके अंदर दो शब्द हैं, पंक प्लस जय, पंकज। पंक का मतलब होता है कीचड़, जय का मतलब जन्मा हुआ, कीचड़ में जिसका जन्म होता, जो कीचड़ में उगता है। इसका मतलब तो ये है कि कीचड़ वाला, कीचड़ में जो उत्पन्न होता है। पर पंकज हम लोग बोलते किसके हैं? इसके लिए कमल के फूल के लिए बोलते हैं, कमल। ठीक है, कमल जैसे ही मैं कहता हूं तो आपका ध्यान जाएगा एक पुष्प की तरह, एक फूल की तरफ ध्यान जाएगा। तो पंकज, पंकज का मीनिंग तो है कीचड़ में उत्पन्न, लेकिन पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल होता है, एक फूल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ बताते हैं, उनको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आप सबने नाम एक सुना होगा, दशानन, दशानन। अब दशानन शब्द का अर्थ है 10 आनन, मतलब आनन का सिर होता है 10 आनन, जिसके 10 आनन है, जिसके 10 सिर हैं। अर्थ तो हो गया कि 10 सिर मतलब दशानन। लेकिन दशानन बोलते किसको हैं? दशानन जी रावण को बोलते हैं, रावण के लिए दशानन शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इन शब्दों को हम क्या बोलेंगे? योग रूढ़ शब्द बोलेंगे। ऐसे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ बताते हैं, उनको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो साथियों, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यौगिक शब्द, जिनके खंड सार्थक होते हैं, जैसे जलधारा, सिरदर, गंगा जल आदि, इनके खंड सार्थक होंगे। रूढ़ शब्द, जिनके खंड निरर्थक होते हैं। और योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ बताते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इससे पहले हमने अर्थ के आधार पर किए। तो साथियों, आशा करता हूं कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना डाउट लिख सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, जो हमारी बहुत जल्द रहने वाली है। आज के लिए इतना ही। सभी